सुबह सुबह सब कुछ बहुत शांत था। थोड़ी देर बाद मेरे दर्द शुरू हो गए। हमारे घर बेटी ने जन्म लिया, अमीना। वो बहुत ही खूबसूरत बच्ची थी। अल्लाह का शुक्र है। मैंने सोचा मेरे रिश्तेदार मुझसे मिलने आएंगे और मेरे लिए तोहफे लाएंगे, पर अचानक गोलियां चलने लगी। हेलीकॉप्टर हमारे घरों के ऊपर मंडरा रहे थे। शहर में हर जगह आतंक फैला हुआ था। एक हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया। हमारे घर के ठीक बाहर ही धमाका हुआ। मैं सब देखकर बेहोश हो गई। हमने सोचा सब खत्म हो गया। हो रहा था, उस पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। एक ब्लैक हॉक मेरी नजरों के सामने क्रैश हुआ। हालात बहुत मुश्किल थे। मैं जानता था कि हम लोग बुरी तरह फंस गए। हमें क्रैश की परिस्थिति के बारे में नहीं सिखाया गया था। ये मेरे लिए कुछ अलग था। मैं अपने टीम लीडर की बातें सुन रहा था। वो अपने सीनियर की और उसका सीनियर पूरी दुनिया की। हमें लगा अब हम क्या करेंगे। 3rd रेंजर बटालियन का प्लाटून लीडर बने मुझे 10 महीने हुए थे। पर क्या मैं डरा हुआ था? हाँ, बिल्कुल डरा हुआ था। लेकिन लीडर होने के नाते मैंने शांत रहना जरूरी समझा। मुझे डरा हुआ देखकर वो और भी घबरा सकते थे। हम टारगेट के करीब थे। मैं रेडियो ऑर्डर्स पर ध्यान देते हुए सिचुएशन को समझ रहा था। मिशन था अदीत के 2 इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स को पकड़ना, जो बकारा नाम के मार्केट में उस वक्त एक मीटिंग कर रहे थे। हमने मिशन पूरा किया और कैदी हमारे कब्जे में थे। ब्लैक हॉक क्रैश होता है हमारी लोकेशन से बस 2-2.5 ब्लॉक दूर। हमारा मिशन बदल गया। ये कोई रेड नहीं थी, अब ये बन गया था एक रेस्क्यू मिशन। हमें उन्हें जिंदा या मुर्दा वापस लाना ही था। अगर वहाँ जिंदा लोग होते तो उन्हें हमें वापस लाना था, वो भी जल्दी। तो ये तय हुआ कि हम सभी लोग उस साइट पर जमा होंगे। हमें से हर कोई, रेंजर्स और डेल्टा, हम सभी लोग एक ही टीम में थे। अचानक ऐसा हुआ कि हम सबको जाना पड़ा। उसकी लोकेशन पर पहुंचना था। हम सब सोच रहे थे कि सब कुछ बदल रहा है। मैं हेलीकॉप्टर के पास पहुंचा, पर नहीं जानता था कि कौन जिंदा है और कौन नहीं। सच कहूं तो मुझे ये डर था कि अगर हम क्रैश के पास नहीं पहुंचे तो सोमाली उन जिंदा अफसरों का बहुत बुरा हाल करेंगे। और तब दौड़ शुरू हुई। उस वक्त जनरल अदीत ने एक प्लान बनाया कि अगर मौका मिला तो यूएस के जो सैनिक थे हम उन्हें जिंदा पकड़े, नहीं तो उन्हें उसी वक्त मार दें। सोमाली एक दूसरे को चीख चीख कर बुला रहे थे कि वो बाहर आए और वो लड़े। ये हमारा देश है। अगर तुम एक आदमी को ललकारोगे तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। निहत्था था। एक साथ हजारों लोग धमाके की ओर दौड़ कर आ रहे थे, हमसे पहले पहुंचने की कोशिश में। मैं उन्हें आते हुए देख रहा था। हजारों लोग भी मर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं हमें। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक था, सोमालिया के लिए आजादी हासिल करना। बेहिसाब गोलियां चल रही थी। इतनी फायरिंग कहां से हो रही थी? छोटी छोटी गलियों से, किसी गेट के पीछे से। लेकिन मैं डेल्टा फोर्स का हिस्सा था। मुझे ट्रेनिंग मिली थी, मानो एक रोबोट। बिना सोचे ही मैं सब कुछ कर रहा था। तुम मेरे लिए खतरा हो तो मैं तुम्हें वहीं खत्म कर दूंगा। जब मैं बकारा मार्केट के आसपास के इलाके तक पहुंचा तब मैं सबसे आगे था। मैंने अपना कैमरा निकाला ताकि मैं रिकॉर्ड कर सकूं। हर तरफ सोमाली लोग भाग रहे थे। मुझे अमरीकी नहीं दिख रहे थे। तुम दिखोगे तो तुम मर जाओगे। वो इलाका जहां मैं शूट कर रहा था, वहां आम नागरिकों के घर थे। लोग रहते थे वहां, लेकिन अब वो जंग का मैदान था। और उस जंग के मैदान में जब मैंने एक स्कूल देखा तो मुझे बहुत घबराहट हुई। जब तक हम स्कूल के अंदर थे तब तक हमने किसी तरह की बमबारी या किसी जोर के धमाके की आवाज नहीं सुनी थी। टीचर तुरंत खड़ी हो गई और उन्होंने कुछ बच्चों से कहा कि दरवाजा बंद कर दो। हम नहीं जानते थे कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। मैंने देखा कि वहाँ एक टीचर स्कूल के बाहर बेजान सी पड़ी हुई थी और वो मर चुकी थी। उसके बाद मैंने एक लड़के की रिकॉर्डिंग की जो स्कूल के बाहर भागकर आ रहा था। उसके कपड़ों पर खून था। मैं डर गया कि बाकी बच्चे स्कूल के अंदर किस हालत में होंगे। तकरीबन 20 बच्चे मुझसे चिपक कर बैठे थे। कुछ उल्टियां कर रहे थे, कुछ बेहोश हो गए थे। मुझे लगा कि मैं यहीं मर जाऊंगी, दोबारा कभी अपने माता पिता को देख नहीं पाऊंगी, उनसे मिल नहीं पाऊंगी। डरा हुआ था, मतलब बच्चों को आसानी से मार सकते हैं। जब बच्चे यहाँ मौजूद हैं तो गोली क्यों चला रहे हैं? क्या ये चाहते हैं कि सब मर जाएं? हम धमाके की जगह के बहुत करीब जा रहे थे और जब हम आखिरी ब्लॉक तक पहुँचने के लिए बाईं ओर मुड़े, उस वक्त वहाँ गोलियों की बौछार हो रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मधुमक्खियाँ सड़कों पर भिनभिना रही हैं। लड़ाई के लिए मोगादिशु का नक्शा हमारे लिए फायदेमंद था।
हम पीछे की गलियों से आकर उन पर हमला करते। उसी वक्त हमारे लोग एक के बाद एक घायल होने लगे। अचानक किसी के चेहरे पर गोली लग गई। मैंने इससे ज्यादा हिंसक घटना नहीं देखी थी। मैं सच में घबरा गया। मैं जानता था कि वो डेल्टा फोर्स का सिपाही था। वो सब सही कर रहे थे और सही करने के बावजूद मारे जा रहे थे। तो हमारा क्या होगा? जिन्हें यहाँ भेजा गया था, इन्हें जंग के बारे में कुछ नहीं पता था। ये अभी बच्चे थे। मैं एक योद्धा था। 30 या 40 लड़ाइयाँ लड़ चुका था। पिछले 4 महीनों से मैं मोगादिशु में अपने इलाके की ही सुरक्षा कर रहा था। मेरे आसपास हमारे कई सिपाही घायल पड़े थे और बताया गया काफिले की गाड़ियों को घायलों को बेस पर वापस ले जाने के लिए पूरी तरह से आरक्षित कर दिया गया है। उस काफिले को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा क्रैश की जगह पहुंचता, लेकिन मेरी गाड़ी और एक दूसरी गाड़ी को कुछ घायलों को हैंगर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी कि पीछे वाली सीट पर था। जिंदा रहने की कोशिश में हम निशाना लगा रहे थे, दुश्मनों पर फायर कर रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी। रेंजर हमवी में घायल रेंजर्स को पिछली सीट पर डाल दिया गया था। पता नहीं उनकी मौत हो चुकी थी या वो सिर्फ घायल थे। समझ आया कि हाँ, किसी भी वक्त हम में से किसी का यही हाल हो सकता है। हम बेस वापस जा रहे थे। वहाँ पहुँचना काफी आसान होना चाहिए था, लेकिन कुछ ही मिनटों में हमें एक सोचे समझे भयानक हमले का सामना करना पड़ा और मुश्किलों का बांध टूट पड़ा। जरा सोचिए, एक पतली सी गली में गाड़ी को पूरी तरह, वो भी एक हमले के बीच, गोलियों की बौछार के बीच, और फिर उसी रास्ते से वापस जाना जहां से आप आए हो, जहां हम पर गोलियां चलो। एक के बाद एक मुश्किलें जैसे बढ़ती ही जा रही। वहाँ आम नागरिकों की आबादी के साथ साथ सैनिक भी थे और वो औरतों और बच्चों के बीच खड़े रहकर हम पर गोलियां चला रहे थे। मुझे याद है, मैंने वहाँ औरतों की एक टोली खड़ी देखी और वो हमारी तरफ इशारा किए जा रही थीं। क्या ये सही है उन लोगों पर हमला करना, या फिर सही नहीं है? सब लोग अपने आप शामिल हो रहे थे। जिन औरतों को ऐसे हालात से डरना चाहिए था, वही इशारों से बता रही थी सैनिक वहां है, और हमने फायदा उठाया। मैंने उन पर फायर नहीं किया क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वो सही हैं या गलत। इतना पता था कि अस्पष्टता थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम बस गाड़ी चलाए जा रहे थे और हम पर गोलियां चल रही थी। हम जैसे जैसे क्रैश की जगह की ओर जा रहे थे, हम सभी लोग एक ग्रुप बन गए, वो रेंजर्स हों या डेल्टा फोर्स, हम पहुंचने ही वाले थे। आप यकीन नहीं कर सकते उस घटना स्थल पर कितना बारूद उड़ रहा था। अविश्वसनीय। जैसे हम क्रैश की जगह पर पहुंचे, फायरिंग नहीं थम रही थी। हमें लगा कि जरा सी चूक हुई कि खेल। हम जानते थे कि बिना सिपाहियों की मौत हुए हम क्रैश तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमें रुकना पड़ा। और अगर हम रुके तो वो हमें जरूर घेर लेंगे। मैंने नीचे झुककर देखा तो गोलियां मेरे पैरों से गुजर रही थी। एक गोली कॉर्पोरल जेमी स्मिथ को जा लगी। वो मंजर बहुत भयानक था। मैं बस इतना चाहता था कि कैसे भी उन्हें वहां से दूर ले जाऊं। अगर हम थोड़ा और वहां रुकते, वो हम सबको नोच डालते। हमें वहां से निकलना था उसी वक्त। तभी हमने एक घर देखा जिसमें जाने का हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी हम अंदर गए और हमने क्या देखा। हेलीकॉप्टर के उस धमाके के बाद मैं बेहोश हो गई थी। सदमे के बाद जब मैं उठी तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। अमरीकी मेरे सामने खड़े थे। जमीन पर बैठो। मैं और ज्यादा घबरा गई। उनमें से एक हमारे करीब आया। वो बहुत जोर से चिल्ला रहा था, गुस्से में था। बैठ जाओ यहीं पर। मुझे अपनी बच्ची की फिक्र हो रही थी। हमने कहा हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमें छोड़ दो, मत मारो। मैं बाईं तरफ गया, कोई दाईं तरफ। घर की तलाशी ली। हम नहीं चाहते थे कि वो लोग कोई खतरनाक हरकत करें। दरअसल हमें सिर्फ उस आदमी से खतरा था। उन्होंने मुझे कहा नीचे जमीन पर बैठो और हाथ पीछे कर लो। उन्होंने मुझे एक तार की मदद से बांध लिया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा इन्हें गोली मार देंगे। मैंने सोचा मार देते हैं इन्हें, बस खत्म कर दो इन्हें। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ हूँ। हम यहीं रुकेंगे, हालात को समझने की कोशिश करेंगे और इसे ही अपना अड्डा बनाएंगे। मेरी टीम एक छोटी बिल्डिंग में घुस गई जिसके बाहर एक कोर्टयार्ड था। जेमी स्मिथ दर्द से बेहाल था और वो बहुत बुरी तरह से घायल था। शुक्र है कि हम सड़क पर नहीं थे। हम बाहर सड़क से घरों के अंदर जा रहे थे तो वो एक फौज जो एक संगठित फौज थी अब अलग अलग घरों में बट गई, जहां घायल लोगों को वापस ले जाने की सुविधा की जा रही थी। खिड़की के बाहर देखते ही मैंने सोचा ये तो क्रैश की जगह है, सड़क के उस पार। और मैंने देखा कि हेलीकॉप्टर उल्टा पड़ा हुआ था, पूरी तरह से ध्वस्त। रेडियो पर सुनाई दिया कि मेरे क्रू के कुछ सिपाही जिंदा बच निकले हैं, लेकिन दोनों पायलट्स की मौत हो चुकी है। दोनों तरफ की गोलियों की बौछार के बीच उन मृत पायलट्स को निकालने की कोशिश हो रही थी। मैं उस वक्त और कर भी क्या सकता। इतने घायल लोगों के बीच मैं सिर्फ हमारी स्थिति को संभाल सकता था। परिस्थिति काफी गंभीर लग रही थी। हम एक घर के अंदर बंद थे, हर तरफ मेटल की बू,
जब मैंने नीचे देखा तो मेरे चारों तरफ खून था, लेकिन मैं बहुत थक चुका था और बहुत निराश भी, इसलिए मैं उठ नहीं पाया, वहीं बैठा रहा। डॉक्टर श्मिट जेमी का इलाज कर रहे थे। जेमी के पैर पर घाव था और खून लगातार बह रहा था। मैं खून को सिर्फ रोक सकता था बोन्स और फेमरल आर्टरी पर दबाव बनाकर। डॉक्टर श्मिट जेमी का लगातार इलाज कर रहे थे। मैं जेमी को 3rd रेंजर बटालियन में भर्ती के वक्त से जानता था। वो काफी अच्छा इंसान था। हम दोनों लगभग हम उम्र ही थे और मैं जानता था कि उसकी मंगनी हो चुकी थी। हमारे एंथम में लिखा था कि अपने साथियों को दुश्मन के हाथों से बचाना ही चाहिए, इसलिए हम इसे यहाँ छोड़कर शहर से बाहर नहीं जा सकते थे। सवाल ये था कि सबको शहर से बाहर कैसे ले जाएं। ये काम हमारे अकेले के बस का नहीं था, क्योंकि घायलों को उठाकर बाहर नहीं ले जा सकते। पहले हम एक रेड फोर्स थे, उसके बाद बने रेस्क्यू फोर्स और आखिर में हमें मदद की जरूरत थी। काफिले के साथ था, हमें क्रैश की जगह तक पहुंचना ही था, उन्हें वहां से निकालना था। उस वक्त वही हमारा लक्ष्य। खतरा बहुत ज्यादा था। वो जानते थे हम आएंगे। वहां कई गाड़ियां थी और वो लोग हमारा रास्ता रोक कर खड़े थे। हम पर पूरी तरह हावी हो गए। लड़ते समय लोगों का बर्ताव अलग अलग होता, तो बिल्कुल जम ही जाते हैं। कुछ बहुत जोश में आ जाते हैं और कुछ शांत रहते हैं। मैं पूरी तरह से शांत था, जिससे मुझे सोचने का मौका मिला और मैं अपना काम कर पाया। हमारी नजर जहां भी जाती वहां बस लोग हम पर गोलियां बरसा रहे थे। मधुमक्खी का छत्ता जिसे हमने तोड़ दिया था। मुझे लगा हेलीकॉप्टर्स के बगैर हमारे लिए बहुत खतरा था और शुक्र है कि हेलीकॉप्टर्स हमारी सहायता के लिए वहां थे। बेहतरीन पायलट्स, सच में बहुत अच्छे पायलट्स। मैं फ्लाइट लीडर था। अब तक 4 अलग अलग लड़ाइयाँ देखी थी मैं। शायद मैं कभी हेलीकॉप्टर को इससे बेहतर उड़ा ही नहीं सकता था। जो हमने किया वो आत्मविश्वास के बगैर कोई कर ही नहीं सकता था। मुझ में वो आत्मविश्वास था। तो मैं हेलीकॉप्टर को एक ही रफ्तार से शहर की उत्तर दिशा में ले जा रहा था। मुझे कमांडर का फोन आया। उन्होंने कहा हम उस हेलीकॉप्टर की जगह एक दूसरा हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं ताकि वो सेना को एरियल बैटल में सहायता दे सके। हम टारगेट इलाके की तरफ गए और 6-2 के साथ जुड़ गए, जो टारगेट के ठीक ऊपर मंडराता हुआ दूसरा हेलीकॉप्टर था। ऊपर से मैंने देखा कि यहाँ से नीचे वाली फौज सड़क के एक तरफ जा रही थी और दूसरी तरफ देखा तो एक और ग्रुप था। मैं नहीं जानता था कि ये कौन थे, लेकिन इतना जानता था कि कुछ गड़बड़ सब। दूसरे शूटर्स और हम लोगों का काम था हमारी फौज पर उनके फायर करने की क्षमता को खत्म करना। हमारे साथ 2 शूटर्स थे, उनका नाम था गैरी गॉर्डन और रैंडी शुगर। हम पर गोलियां चल रही थी, तो यहाँ हम हेलीकॉप्टर की रफ्तार को बढ़ा रहे थे ताकि हमारे हेलीकॉप्टर को कोई भी नुकसान ना पहुँचे, इसका ख्याल रख रहे थे। उस दिन सारी शूटर्स टीम और हेलीकॉप्टर्स बहुत व्यस्त थे। हम बकारा मार्केट में रहते थे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे। उनके पिता ने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उस दिन मैं अपनी माँ को लेने उनके भाई के घर गई थी। वो जनरल दौड़ वाले इलाके में रहते थे। मुझे पता चला कि अमरीकियों ने बकारा पर हमला कर दिया है और वहाँ गोलियाँ चल रही हैं। हाँ, मैं चिल्ला पड़ी और मैंने कहा अरे वहाँ तो मेरा घर है, मेरे बच्चे वही हैं। मैं वहाँ से भाग निकली। मैं भागती रही, भागती रही, भागती रही। किसी ने मुझसे पूछा तुम किसे ढूंढ रही हो? और एक तरफ हेलीकॉप्टर बस ऐसे ऐसे हर तरफ गोलियां बरस रही थी। डिग 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 डिग। चारों तरफ बारूद उड़ रहा था। मैंने एक औरत को चलते हुए देखा। इतनी मोटी थी वो, सोमाली औरत। हेलीकॉप्टर उसके करीब आता गया। उन्होंने उसके सिर पर गोली मार दी। वो वहीं गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई, मर गई। मैं चिल्लाई अरे ये क्या हो गया? वो मर गई, मर गई, मर गई। वो औरत मर गई। लोगों ने उसे घसीटकर एक पेड़ के नीचे लिटा दिया। वहाँ घायल बच्चे भी थे। मुझे यकीन हो गया था कि मेरे बच्चे भी वहीं कहीं होंगे। मैं उनके चेहरे देखने लगी, मगर वो नहीं मिले।